हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेसा सेमेस्टर पर। एक बार सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। जल्दी से आप सभी का स्वागत है। ठीक है ना। सभी लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। चलो, तो अब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है। ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि बस इस चैप्टर के बाद जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स होगा वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी सिलेबस मतलब अपने एज पर है, खत्म होने की तरफ है। ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स का। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा फास्ट ट्रैक कोर्स के बारे में। ठीक है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अभी रेसवा एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसको ज्वाइन कर सकते हैं 499 में। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है, आपको पता है कि सारे फैसिलिटीज इसमें क्या क्या मिलने वाली हैं, सबके बारे में आपको पहले से बताया गया है। तो बिल्कुल भी देर मत करिए, क्योंकि देर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका प्राइस डबल हो जाएगा। ठीक है। चलो, अब हमारा जो कल का टॉपिक था वो हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़े थे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप्स। ठीक है, जिसमें पहला था हमारा यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस। उसके बाद था क्या, बल्क मॉड्यूलस। और बल्क मॉड्यूलस को हम और क्या कहते थे, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है। और एक उसके बाद हमारा जो था एक मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक। क्लियर। तो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ ली थी। अब आज से हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आज का होने वाला है, एक मिनट, वो होगा क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देखो, हमारे आज के टॉपिक क्या होंगे, आज का क्लियर कर दें। जो हमारा आज का गोल रहने वाला है वो होगा सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और क्या पढ़ना है हमें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका एक तगड़ा सा डेरिवेशन करना है। क्या, एक बिल्कुल तगड़ा सा डेरिवेशन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। तो सभी लोग तैयार हैं इसके लिए, आज के सेशन के लिए। ठीक है। और एक बार फिर से मैं बोल दूं सभी लोगों को, जो लोग आ चुके हैं लाइव वो लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो लोग अभी नहीं आए हैं उन लोगों के पास शेयर भी कर दीजिए, है कि नहीं। उन लोगों के पास शेयर भी कर दीजिए। पढ़ा जाएगा। सभी लोग रेडी। चलो, तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे और सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। हेडिंग क्या रहेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है। अगर हम लोग इसको हिंदी में लिखें तो इसको क्या कहेंगे हम, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यानी प्रतिबल और विकृति वक्र। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब आप लोगों को पता है कर्व यानी वक्र क्या होता है। जैसे हम लोग कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, आप सभी लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया होगा। तो ग्राफ क्या होता है, उसका एक एक्स एक्सिस होता है, उसका एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस।
तो जब भी ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो इस तरफ कोई यूनिट चल रही होती है, ठीक है, इस तरफ कोई यूनिट चल रही होती है। तो हमारा जो ये होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उसमें वाई पे चलेगा हमारा स्ट्रेस और एक्स पे चलेगा हमारा स्ट्रेन, ठीक है। और इन दोनों के बीच में रिलेशन जो होगा वो कहाँ, वो यहाँ पे दिखाया जाएगा, ठीक है। हालांकि रिलेशन ऐसा नहीं होता, वो रिलेशन ऐसा होता है, ठीक है, वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में आप एक लिखेंगे कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, हुक का नियम क्या कहता था कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर स्ट्रेस यानी प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। विकृति के समानुपाती होता है। तो प्रतिबल प्रतिबल विकृति का संबंध जिस ग्राफ पर दर्शाया जाए उसे क्या कहते हैं, उसे हम स्ट्रेस स्ट्रेन वक्र, उसे प्रतिबल विकृति वक्र कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में एक शॉर्ट डेफिनेशन लिख देता हूँ। डेफिनेशन क्या है मतलब उसके बारे में है आपके, अगर यही काम आप लोग चाहे तो बुक से देखे कर सकते हैं, ठीक है। बुक में और डिटेल में दे रहा था और अच्छा दिया रहता है इंट्रोडक्शन, मैं यहाँ पे सीधे समझा देता आपको, लेकिन कोई नहीं, लिख भी दे रहा हूँ। क्या हुआ, हाँ, कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व is used to show how the stress changes the strain of the body when it varies, यानी स्ट्रेन जैसे बदलता है तो वो कैसे स्ट्रेन को परिवर्तित कर देता है, ठीक है, किसी बॉडी में। तो ये बेसिकली हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है। आप लोग जब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा मटेरियल ऑफ स्ट्रेंथ, सॉरी, हाँ, मटेरियल ऑफ स्ट्रेंथ मिलेगा, नहीं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मटेरियल स्ट्रेंथ दूसरी चीज होती है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मिलेगा, ठीक है। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसको आप लोग क्या नाम देंगे, जिसको हम लोग कहेंगे मॉस, ठीक है, उसका नाम होगा मॉस। फिर अच्छा, मैकेनिकल वालों को मिलेगा मॉस, और केमिस्ट्री वालों को मिलेगा, केमिस्ट्री कह रहा हूँ, सिविल वालों को मिलेगा सोम। इसे कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो जब ये दोनों सब्जेक्ट सिविल वाले पढ़ेंगे, मैकेनिकल वाले पढ़ेंगे, उसमें ये लोग क्या बनाएंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। और फिर एक और सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल से मैकेनिकल वालों को पढ़ना पड़ता है। इसमें भी वो लोग क्या बनाएंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो थर्ड सेमेस्टर में इस चीज को डिटेल में पढ़ना है, थर्ड सेम में इसको डिटेल में पढ़ना है। अभी बस थोड़ी सी आपको जानकारी चाहिए कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता क्या है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक तरह का वक्र होता है जिसमें एक तरफ स्ट्रेस, वाई एक्सिस पर स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन दिखाया जाता है। और जैसे जैसे स्ट्रेस के परिवर्तन के साथ स्ट्रेन परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे स्ट्रेस में परिवर्तन होता है उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेन में भी परिवर्तन होता है। और उन्हीं दोनों का संबंध दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, ठीक है, प्रतिबल विकृति ग्राफ।
ठीक है। अगर एग्जाम में पूछता है तो आप लिख लेंगे ये, ठीक है। अब बाकी होता कैसे मैं बताता हूँ अभी, लेकिन अभी अगर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के बारे में लिखना है तो ये बनाने से पहले इतना आप लिख लेंगे, है कि नहीं? बताओ सभी लोग। नया बैकग्राउंड बोर्ड का सही लग रहा है कि नहीं? सभी लोग बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताओ कि बैकग्राउंड जो है बोर्ड का नया, पीछे थंबनेल लोगो लगा हुआ है, अच्छा लग रहा है कि नहीं? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। आते हैं अगले पेज पे, ठीक है। फिर अब दिखाते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाते कैसे हैं। देखो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में हमें मिलता क्या क्या है यहाँ से बताते हैं। ये हो गया हमारा एक ग्राफ, क्लियर। इस तरफ हो जाएगा हमारा स्ट्रेस यानी प्रतिबल, ठीक है, वाई एक्सिस पे। और एक्सिस पे हो जाएगा स्ट्रेन मतलब विकृति, स्ट्रेन यानी विकृति, इस तरफ। सॉरी, सर्दी हो गई। समझ में आ रहा है? आप किसी भी टेंसाइल मटेरियल लेंगे जिसको खींचने पर, जब टेंसाइल मटेरियल क्या होता है जिसके अंदर, सॉरी टेंसाइल कह रहे हैं, इलास्टिक मटेरियल क्या होता है जिसके अंदर प्रत्यास्थता का गुण हो, ठीक है, जिसके अंदर तन्यता का गुण है, जिसको खींचने पर वो फैले, ठीक है। एक वैसा मटेरियल लेते हैं, उसका बनाते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। देखो जब क्या होता है, जब हम उसको खींचते हैं, जब हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो हमारा स्ट्रेन बढ़ता रहता है, ठीक है। जब हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं, जब हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो उसका स्ट्रेन बढ़ता रहता है कि नहीं? देखो इधर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, इधर स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक लिमिट आती है जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है। उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अब इसके बाद ये बढ़े, इसके बाद मतलब ये फैलना, देखो इसको हमने यहाँ से शुरू किया, स्ट्रेस भी जीरो स्ट्रेन भी जीरो, फिर जैसे जैसे उसको स्ट्रेस देते गए वो यहाँ तक बढ़ता गया, ठीक है, यहाँ तक बढ़ता जाएगा। लेकिन उसके अंदर क्या गुण होता है कि वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। इलास्टिसिटी का गुण होता है ना, किसी भी पदार्थ में इलास्टिसिटी का गुण होता है, मतलब उसको थोड़ा सा बल लगाओगे वो विकृत होगा और वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, वापस से अपने ओरिजिनल अवस्था में आ जाएगा। लेकिन ये सब काम कब होता है? इलास्टिक लिमिट के अंदर। तो ये जो आ गई, ये आ गया मतलब स्ट्रेस जो यहाँ तक पहुंच गया, हो गया इसका इलास्टिक लिमिट। अब यहाँ तक तो वो अपने आप को वापस से रिस्टोर कर लेगा, मतलब जैसे हम बल हटाएंगे, जैसे प्रतिबल हटेगा, वैसे वापस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन इसके बाद ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, इसके बाद ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। फिर धीरे 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 क्या होगा, वो बढ़ेगा प्लास्टिसिटी की तरफ, ठीक है। और उसका जो विकृति है वो थोड़ी कम होती जाएगी, ठीक है। अब एक पॉइंट आएगा, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं यील्ड पॉइंट, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, सारे पॉइंट्स पर बताऊंगा। अब इसके बाद क्या होगा ना कि उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आने लगेगा, मतलब फिर ऐसे करके वो डिफॉर्म होने लगेगा, ठीक है। मतलब अभी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, इलास्टिक, देखो इलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब वो विकृति जो कि जैसे बल हटाए वैसे वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। हमने रबड़ को खींचा, बल हटाया, रबड़ वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ गया, ठीक है। मान लो ये रबड़, इसको खींचेंगे तो लंबा होता जाएगा, और जैसे बल हटाएंगे वापस से इस पोजीशन में आ जाएगा। इसे कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। लेकिन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है कि हम रबड़ को खींचे और खींच के छोड़ दें तो फिर दोबारा से वो, सॉरी, हाँ, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, यानी प्लास्टिक विकृति क्या होती है कि उसको हम खींचे और बल हटाएं तो दोबारा अपने पोजीशन में ना आ पाए। तो यहाँ तक इलास्टिक लिमिट है, यहाँ तक तो बल लगाएंगे तो वापस अपने पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन इसके बाद अगर हमने बल लगाया, इसके ऊपर हमने बल लगाया, तो फिर वो वापस अपने पोजीशन में नहीं आएगी, है कि नहीं? वापस अपने पोजीशन में नहीं आएगी। इसलिए यहाँ से क्या, इसको कहते हैं यील्ड पॉइंट, और यहाँ से हमारा होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी रुक जाता है, मतलब अब इसके बाद अगर हम बल लगाएंगे तो वस्तु टूट ही जाएगी। देखो किसी किसी जैसे किसकी बात करें, प्लास्टिक की बात करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक लेते हैं तो आप प्लास्टिक को खींच रहे हैं, प्लास्टिक थोड़ा कुछ देर तक खींचेगी, प्लास्टिक मतलब पन्नी, वो हार्ड प्लास्टिक नहीं, जो पॉलिथीन होती है ना वो वाली, ठीक है। आपने उसको बल लगाया, थोड़ा सा बल लगाएंगे तो वापस अपने को आपको रिस्टोर कर लेगी, हालांकि उसकी इलास्टिक लिमिट बहुत कम होती है। थोड़ा सा भी बल लगाएंगे तो थोड़ा खींची फिर वापस से सिकुड़ गई, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा भी ज्यादा बल लगा देंगे तो उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब वो वापस से अपने आप को कंजर्व नहीं कर पाएगी, वापस से दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगी। लेकिन आप सोचे बल लगाते गए उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, अब बल लगाते गए एक टाइम बाद क्या होगा, एक टाइम उसका जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो प्लास्टिक फट जाएगी, यानी फ्रैक्चर हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी, वो उसका ब्रेकेज पॉइंट हो जाएगा, यानी फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा, क्लियर। तो उसका लास्ट में आ जाता है फ्रैक्चर पॉइंट, ई को क्या कहते हैं। देखो अब इसमें हमें कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे, वो पॉइंट्स एक एक करके आपको बताता हूँ। जब मैं एक एक पॉइंट्स मिलेंगे, देखो सबसे पहले तो होगा
ए, ए तक हमारा जो वक्र जाएगा बिल्कुल सीधा जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट को कहते हैं ए। यहाँ तक हमारा वक्र बिल्कुल सीधा जाएगा, मतलब जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना स्ट्रेन बढ़ता रहेगा, जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना स्ट्रेन बढ़ता रहेगा। फिर कुछ देर ए के बाद क्या होता है, ए के बाद हमारा थोड़ा सा वक्र थोड़ा सा सीधा होने लगता है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाते जाओ लेकिन स्ट्रेन कम होता है, थोड़ा थोड़ा सीधा होता जाता है। अब इस ये पॉइंट जो आता है, ये पॉइंट हो जाती है हमारी इंड्योरेंस लिमिट। इंड्योरेंस लिमिट कह लो, इसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाती है, इलास्टिक लिमिट। मतलब इसके बाद अगर वक्त हमारा वो लगा, इलास्टिक लिमिट, इसके बाद बल लगा, इसके बाद बल लगाया गया, तो वो जो वस्तु है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर नहीं कर पाएगी, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगी। ये हमारा इस पॉइंट को कह देंगे बी, ठीक है, ये इलास्टिक लिमिट हो गया हमारा। अच्छा, फिर इलास्टिक लिमिट के बाद क्या होता है, यहां से शुरू होता है हमारा प्लास्टिक। देखो इलास्टिक लिमिट खत्म हुआ, मतलब अब इसके बाद वो वस्तु वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगी, लेकिन इसी को कहते हैं यील्ड पॉइंट, ठीक है, यील्ड पॉइंट। अब यील्ड पॉइंट के बाद क्या होता है, बी से वहां सी तक आती है, ठीक। यील्ड पॉइंट दो होते हैं, एक लोअर और यहां तक होता है हायर यील्ड पॉइंट, ठीक है। अब आप सुनेंगे यील्ड पॉइंट क्या होता है, इसको कहेंगे सी, ये हो गया हमारा हायर यील्ड पॉइंट। हायर यील्ड पॉइंट, ठीक है, सी हायर यील्ड पॉइंट। अब देखो बी से सी तक क्या होता है, वो वस्तु न तो इलास्टिक रहती है न तो प्लास्टिक रहती है। देखो प्लास्टिक मतलब क्या, किसी को खींचे तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आ पाए, मतलब उसी पोजीशन में रह जाए। अगर हमने इसको खींच के लंबा कर दिया तो ये हमेशा लंबा होनी चाहिए। प्लास्टिक मतलब ये होता है। अच्छा, इलास्टिक मतलब क्या होता है कि किसी को खींचे फिर फोर्स हटाए तो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, ठीक है। इलास्टिक मतलब होता है किसी चीज को खींचा जाए तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाए, और प्लास्टिक मतलब होता है अगर किसी चीज को खींचा जाए तो वो लंबा हो जाए तो लंबा ही रहे, चौड़ा हो जाए तो चौड़ा ही रहे, ठीक है। लेकिन उसके बीच में एक केस होता है, ठीक है, उसके बीच में एक और सिनेरियो, मतलब कहते हैं ना दोनों लिमिट्स के बीच में एक और सिनेरियो उत्पन्न हो सकता है। दोनों केस के बीच में एक और सिनेरियो उत्पन्न हो सकता है, मतलब क्या कि अगर हमने किसी पे बल लगाया, ठीक है, और उसके बाद बल हटा लिया, तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में ना आए, लेकिन थोड़ा सा मतलब वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने का प्रयास करे, लेकिन अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ ना पाए। मतलब प्रयास करे लेकिन आ ना पाए, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने का प्रयास करे लेकिन आ ना पाए, तो वो इलास्टिक भी नहीं हुआ, क्योंकि पूरी तरह से अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया, पूरी तरह से अपनी पूरी अवस्था में नहीं आया, वो पूरी तरह से अपने पूर्व अवस्था में नहीं आया। इसका मतलब इलास्टिक भी नहीं हुआ, लेकिन वो उस अवस्था में भी नहीं है जिसमें उसको छोड़ा गया था, ठीक है। थोड़ा सा तो आने का प्रयास किया, थोड़ा सा तो कम हुआ, तो न तो वो प्लास्टिक रहा पूरी तरह से, न तो वो पूरी तरह से इलास्टिक रहा। मतलब पूरी तरह से इलास्टिक कब कहलाता है, जब वापस से अपनी पोजीशन में आ जाए, ठीक है। और पूरी तरह से प्लास्टिक कब कहलाता है, मतलब कि जिस हाल में छोड़ा उसी हाल में रहे। तो जिस हाल में छोड़ा था उस हाल में तो है नहीं, उसने वापस आने का प्रयास किया, मतलब थोड़ा सा अब कमाया भी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं आ पाया। तो सी, बी से सी के बीच में जो पॉइंट रहता है वो क्या होता है, वो उसको कहते हैं यील्डिंग पोजीशन, ठीक है। उसको कहते हैं यील्डिंग स्ट्रेस। यील्डिंग स्ट्रेस मतलब इतना प्रतिबल लगा दिए कि न तो वो इलास्टिक रहा, न तो वो प्लास्टिक रहा, न तो वो इलास्टिक रहा, मतलब वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगा पूरी तरह से, नहीं वो उस पोजीशन में रहेगा जिसमें उसको छोड़ा है, वो थोड़ा सा तो कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन पूरा कम नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं यील्डिंग पॉइंट। अब उसके बाद एक पॉइंट आता है डी, ठीक है। अब ये जो यहाँ से सी से डी का रीजन होता है उसको कहते हैं प्लास्टिक रीजन, ठीक है, उसको कहते हैं प्लास्टिक रीजन। मतलब उसमें हम जितना प्रतिबल लगाएंगे वो वस्तु, उसमें विकृति तो उत्पन्न होगी, और विकृति कैसी, प्लास्टिक विकृति, यानी प्लास्टिक स्ट्रेन। मतलब वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगी, जैसे जिस हाल में छोड़ेंगे उसी हाल में रह जाएगी। सी से डी तक क्या होता है, जिस हाल में छोड़ेंगे उसी हाल में रह जाएगी। अच्छा, डी, जो डी पॉइंट होता है उसको कहते हैं अल्टीमेट, उसको कहते हैं प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, उसको प्लास्टिक लिमिट भी कहा जाता है। और प्लास्टिक लिमिट के साथ एक और चीज भी कहा जाता है जिसको क्या कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, ये किसको कहा जा रहा है, ये सी को कहा जा रहा है। एक मिनट रुको, मैं इसको जरा साइड कर देता हूँ। मेरा हायर यील्ड पॉइंट है, इधर आ जा बेटा। हाँ, ये सी हो गया हायर यील्ड पॉइंट। अब मैं इधर डी को बता रहा हूँ। तो डी मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, डी को प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। प्लास्टिक लिमिट या अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, मतलब इससे ज्यादा स्ट्रेस इसको नहीं दिया जा सकता, इससे ज्यादा इसको स्ट्रेस नहीं दिया सकता। इससे ज्यादा स्ट्रेस देंगे तो क्या होगा, इससे ज्यादा स्ट्रेस देंगे तो वो टूट जाएगा। तो ये होता है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, यानी यहाँ तक जो वस्तु होती है वो उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, यानी उसको खींचते जाओ और फिर जिस हाल में भी छोड़ दोगे उसी हाल में रह जाएगी, एज ए प्लास्टिक बिहेव करती है। लेकिन इससे ज्यादा बल दोगे, ठीक है, ये लिमिट आ गई। अब अगर तुम इससे ज्यादा बल दोगे,
इससे तुम थोड़ा भी ज्यादा बल दिए ई, ठीक है, ये पॉइंट होता है ई, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, इसे कहते हैं ई यानी फ्रैक्चर पॉइंट। अब ई पे आके वो वस्तु टूट जाएगी, ठीक है, इससे ज्यादा वो फोर्स नहीं सहन कर सकती, यहाँ पे आके वो टूट जाएगी, वो अपना दम तोड़ देगी ई, वो वस्तु टूट गई, ठीक है, इसे कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। अब समझने वाली चीज क्या है, पॉइंट ए को, अच्छा पॉइंट ए को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, यहाँ तक हम लिख देते हैं, पॉइंट ए को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, पॉइंट ए यहाँ पे देखो, प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब क्या होता है, यहाँ तक जितना हम स्ट्रेस देंगे उसी हिसाब से स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस देते गए स्ट्रेन बढ़ता गया, स्ट्रेस देते गए स्ट्रेन बढ़ता गया, यहाँ तक बिल्कुल सीधा ग्राफ प्राप्त होगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ग्राफ थोड़ा सीधा हो जाएगा, मतलब सॉरी, यहाँ तक बिल्कुल हमको टेंजेंट प्राप्त होगा, यानी तिरछा ग्राफ प्राप्त होगा, लेकिन उसके बाद ग्राफ थोड़ा सा सीधा होना स्टार्ट होगा, मतलब हम स्ट्रेस अधिक देंगे तो स्ट्रेन कम होगा, मतलब इलास्टिसिटी अपनी खत्म होने वाली है, ठीक है, इलास्टिसिटी इलास्टिक लिमिट आने वाला है। अब बी पे आ जाता है इलास्टिक लिमिट, मतलब इसके बाद तुम दोगे तो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आ पाएगा, यहां तक दोगे तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, यहां तक दोगे तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दोगे तो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ से बी से सी तक कहते हैं, उसको कहते हैं इलास्टो प्लास्टिक रीजन, इलास्टो प्लास्टिक रीजन, यानी ना तो इलास्टो है इलास्टिक है, ना तो प्लास्टिक है, इलास्टो और प्लास्टिक, इलास्टिक प्लास्टिक के बीच में है, मतलब पूरी तरह से इलास्टिक भी नहीं, पूरी तरह से प्लास्टिक भी नहीं है, बी और सी के बीच में। अब सी और डी के बीच में क्या है, इसको कहते हैं प्लास्टिक रीजन। तो सी और डी के बीच में, मतलब अगर किसी वस्तु को डिफॉर्म करोगे, उसको विकृति दोगे, विकृति करने के बाद वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजिशन में नहीं आ पाएगा, जिस हाल में छोड़ोगे उसी हाल में रह जाएगा। सी से डी उसको कहते हैं प्लास्टिक रीजन। अच्छा डी क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट, मतलब इसके बाद अगर तुम उसको बल दिया, लिमिट आ गई, अगर इसके बाद तुमने उसको बल दिया तो वो टूट जाएगी, इसको अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट भी कहते हैं। अगर डी से ज्यादा तुमने उसको बल दिया तो फिर वो उसका टूटना तय है। तो डी मतलब डी के बाद और अधिक बल नहीं दे सकते, तो डी पे रुक जाओ, अगर डी के बाद ई पे गए तो तुरंत फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा, यानी वो वस्तु टूट जाएगी, ठीक है, वो वस्तु टूट जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, हाँ थोड़ा इसको क्लियर दिखा दूं, जो हमारे पॉइंट्स हैं उनका नाम क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, डी को कहते हैं प्लास्टिक लिमिट या अल्टीमेट स्ट्रेट स्ट्रेस पॉइंट, और ई को क्या कहते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। जो हो गया हमारा ग्राफ, मतलब आप लोगों को समझ में आया। अब सारे सब हर चीज के बारे में यहाँ पे लिख दूं, पॉइंट ए क्या है, पॉइंट बी क्या है, पॉइंट सी क्या है, पॉइंट डी क्या है, सब लिख दूं, क्लियर हो जाएगा कि नहीं आप लोगों को। देखो इधर, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में जो पॉइंट्स आए हैं, आपको स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ क्लियर हो गया। अब इसमें जो पॉइंट्स हैं उसकी बात करता हूँ। ए को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, ए को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी इसको कहते हैं अनुपातिक सीमा। अगर हम इस पॉइंट को ओ कहना मंजूर करें, ठीक है, अगर हम मान लें कि ये वाला पॉइंट जो है ओ है, मतलब जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, अनुपातिक सीमा यानी प्रोपोर्शनल लिमिट में होता क्या है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक अनुपात में बढ़ते हैं, या एक अनुपात के समानुपात में बढ़ते हैं। समानुपात में बढ़ते हैं, मतलब जितना स्ट्रेस बढ़ता है उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेन बढ़ता है, ठीक है, यानी यहां तक स्ट्रेस सीधा प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के, ठीक है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, यहां तक क्लियरली दिखता है। अच्छा उसके बाद बी क्या आता है, यील्ड पॉइंट, बी क्या आता है हमारा लोअर लोअर यील्ड पॉइंट। अच्छा इसमें क्या होता है, लोअर यील्ड पॉइंट को हिंदी में कहते हैं हम यील्ड पॉइंट, मतलब होता है इसको हिंदी में यील्ड ही पॉइंट कहते हैं क्या, पराभव, पराभव बिंदु, ठीक है, इसको कहते हैं निम्न प्रभाव बिंदु, निम्न पराभव बिंदु। अच्छा आप कई जगह देखेंगे तो ऐसा आपको दिखेगा कि इलास्टिक लिमिट को अलग दिखाया गया है और यील्ड पॉइंट को अलग दिखाया गया है, लेकिन नॉर्मली
ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। अगर वैसे भी दिखाया जाए तो भी सही नहीं है, क्योंकि उनके बीच में बहुत छोटा सा अंतर होता है जिसको निग्लेक्ट किया जाता है, ठीक है। लोअर यील्ड पॉइंट यानी निम्न पराभव बिंदु, यील्ड पॉइंट मतलब पराभव बिंदु। अब इसमें प्रभाव बिंदु के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है प्रभाव बिंदु में, ध्यान से देखो कि यहां तक, इस बिंदु तक, इस बिंदु के, इस बिंदु तक वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण होता है, प्रत्यास्थता का गुण, गुण नहीं गुण होता है। क्लियर, ये हो गया मेरा बी पॉइंट, ठीक है। अब बी पॉइंट के बाद क्या आता है सी पॉइंट, सी पॉइंट को कहते हैं हायर यील्ड पॉइंट यानी उच्च प्रभाव बिंदु। सी बोले तो हायर यील्ड पॉइंट यानी उच्च प्रभाव बिंदु, उच्च प्रभाव अब यहाँ लिखोगे बिंदु सी से वस्तु में, क्लियरली दिख रहा है ना आप लोगों को ये, हाँ बिंदु सी से वस्तु में प्लास्टिसिटी यानी सुघट्यता, प्लास्टिसिटी हिंदी में लो तो सुघट्यता का गुण आ जाता है। मतलब इसके बाद अगर डिफॉर्म करेंगे तो हमें दोबारा से अपना ओरिजिनल वस्तु नहीं मिलने वाला, ठीक है। हमें ओरिजिनल वस्तु नहीं मिलने वाला अगर हम इससे अधिक डिफॉर्मेशन उसमें कर दे, बिंदु सी से आगे चले गए, प्लास्टिसिटी का गुण आ जाता है, ठीक है। अब पॉइंट डी क्या है, पॉइंट डी है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, डी को कहते हैं हम अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट यानी अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट को क्या कहेंगे, अल्टीमेट यानी अंतिम प्रतिबल, स्ट्रेस यानी प्रतिबल बिंदु, ठीक है। अधिक स्ट्रेस यानी तनाव, ठीक है, हाँ, अधिकतम तनाव बिंदु, ठीक है। इसे एक और नाम से जाना जाता है यानी प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक सीमा, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, यहां तक क्या होता है, वस्तु की अधिकतम तनाव सहने की सामर्थ्य, इससे अधिक प्रतिबल नहीं सहा जा सकता, ठीक है। और तुम्हारा लास्ट पॉइंट होता है उसको कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, ई में क्या आता है, फ्रैक्चर पॉइंट यानी फ्रैक्चर मतलब जहाँ पे वस्तु फेल हो जाती है, ठीक है, इसको फ्रैक्चर पॉइंट भी कहते हैं, ब्रेकेज पॉइंट भी कहते हैं, फेलियर पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। भंजक बिंदु, ब्रेकिंग स्ट्रेस, भंजक इस पॉइंट तक आगे जो होती है बिंदु, मतलब जो वस्तु होती है
इस बिंदु पर आने पर वस्तु टूट जाती है। टूट जाती है जिसे हम इंजीनियरिंग की भाषा में क्या कहते हैं? फेल हो जाती है। फेल हो जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, आप ये पांचों पॉइंट याद कर लेंगे और एग्जाम में पूछता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, तो आप शुरू में उसके बारे में 4 लाइन लिखेंगे और फिर ये बढ़िया सा डायग्राम बनाएंगे। और ये डायग्राम किसका है देखो, ये भी याद रखो कि डायग्राम किसका है। ये डायग्राम है इलास्टिक मटेरियल का। ठीक है, जिसके अंदर इलास्टिसिटी का गुण होता है। कई ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर इलास्टिसिटी का गुण ही बहुत कम होता है। ठीक है, उनके लिए ग्राफ अलग मिलेगा। ठीक है, उनके लिए ग्राफ अलग बनेगा। ये इलास्टिक मटेरियल है। ठीक है, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसा बनता है। क्लियर? ये आप लोग याद रखेंगे, है कि नहीं? अब बात कर लेते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दूसरे मटेरियल्स के लिए। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर ब्रिटल मटेरियल। आप लोग जानते हैं ब्रिटल मटेरियल मतलब क्या होता है? भंगुर पदार्थ। भंगुर पदार्थ के लिए प्रतिबल विकृति ग्राफ। प्रतिबल विकृति वक्र। आप लोगों को पता है कि नहीं? भंगुर पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ होते हैं जो भंगुर पदार्थ होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो तनाव को सहन नहीं कर पाते हैं। जो अधिक तनाव सहन नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा तनाव दोगे टूट जाएंगे। अधिक तनाव सहन नहीं कर पाते, इन्हें कहते हैं ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, यानी भंगुर पदार्थ। ठीक है, अब इनके लिए ग्राफ कैसे बनेगा? इनके लिए ग्राफ बनेगा, देखो हमारे भंगुर पदार्थ होते हैं, उनके लिए ग्राफ बड़ा सिंपल होता है। सीधे हमारा बहुत जल्दी हमारा ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, यानी ये आया हमारा इलास्टिक लिमिट ए, यहाँ से प्लास्टिक रीजन से शुरू हुआ और ये हमारा ई यानी इलास्टिक रीजन प्लास्टिक रीजन, और ए बी के तुरंत बाद ये हमारा आया बी, और इसके तुरंत बाद क्या जाता है ई यानी फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, ये हमारा किसका होता है? ब्रिटल मटेरियल के लिए। ठीक है, फिगर फॉर ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, ये ब्रिटल मटेरियल के लिए हो गया। देखो यहाँ तक क्या होता है, ये बात वही पॉइंट मतलब ए तक हमें सीधा लाइन प्राप्त होता है। ठीक है, ए तक, अरे भाई बन जा, एक तक हमें सीधा लाइन पता है। मतलब जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस इधर बढ़ता गया, इधर स्ट्रेन बढ़ता गया। ठीक है, तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है वैसे वैसे ए तक स्ट्रेन बढ़ता है। मतलब यहाँ तक हुक के नियम का पालन होता है। ठीक है, यहाँ तक हुक के नियम पालन होता है, इसे कहते हैं हम ए प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट। अब इसके बाद इसमें जो होता है बी तक, ठीक है, ये यील्ड पॉइंट, तो यहाँ तक इलास्टिसिटी का गुण होता है, लेकिन समान स्ट्रेस और स्ट्रेन एक तरह से नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, हो सकता है स्ट्रेस अधिक लगाने पे स्ट्रेन देखो कम होता है, स्ट्रेस अधिक लगा रहे हैं स्ट्रेन कम होता जा रहा है, स्ट्रेस अधिक लगा रहे हैं स्ट्रेन कम होता जा रहा है। तो बी तक ऐसा चलता है, और बी के बाद क्या होता है, बी हो जाती है हमारी इलास्टिक लिमिट। ठीक है, बी हो जाती है हमारी इलास्टिक लिमिट, ये हो जाएगा हमारा बी, इसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, ठीक है, यानी लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट। अब बी के बाद जैसे हमारा इलास्टिसिटी खत्म, मतलब उसमें तो होता ही नहीं है कि प्लास्टिसिटी, यानी मतलब वो करते जाओ वो फैलता जाएगा। ब्रिटल मटेरियल यानी वही जो अधिक तनाव सहन ना कर पाए। मतलब उसमें थोड़ा सा तनाव आने लगे तो थोड़ा सा हो सकता है इलास्टिक हो, थोड़ा सा
फैले, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा भी और बल डालोगे तुरंत टूट जाएगा, यानी इलास्टिक लिमिट के तुरंत बाद क्या जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट। बीच में सी डी आता ही नहीं है कि नहीं, फ्रैक्चर पॉइंट बीच में सी और डी आता ही नहीं, इसका फ्रैक्चर पॉइंट यही होता है। क्लियर? तुरंत बी के बाद ई, मतलब इसका मतलब प्लास्टिक रीजन बिल्कुल बहुत छोटा होता है, यहाँ तक, यहीं तक इलास्टिक लिमिट, उसके बाद तुरंत फ्रैक्चर पॉइंट, मतलब उसको खींचने पर वो फैलता ही नहीं है। इसी को कहते हैं भंगुर पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो अधिक तनाव सहन नहीं कर पाते उससे पहले ही टूट जाते हैं, तनाव सहने के टाइम टूट जाते हैं। ठीक है, इंसानों को ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसानों को बिल्कुल हार्ड होना चाहिए। ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ अधिक होनी चाहिए ताकि वो बहुत सारा तनाव सहन कर पाए, करते भी हैं। लेकिन भंगुर पदार्थ ऐसे होते हैं, इसकी तरह बिल्कुल मत बनना, भंगुर पदार्थों की तरह बिल्कुल मत बनना, तो थोड़ा सा तनाव में टूट जाते हैं, जिनको थोड़ा सा तनाव तनाव दो टूट जाते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं बनना, हमेशा मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं वही, आपको समझ में आ ही रहा है सब, इसमें कुछ बताने वाली है नहीं, बस इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ। ब्रिटल मटेरियल्स आर मटेरियल्स, ब्रिटल मटेरियल्स are the materials that do not bear tensile strength, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ कहना सही नहीं है, that do not bear stress। ठीक, अब एक होते हैं इलास्टोमर पदार्थ। ठीक है, इलास्टोमर पदार्थ क्या होते हैं, जैसे रबड़। ठीक है, कि जब तक वो नहीं रहेंगे तब तक वो इलास्टिक रहेंगे। जब इलास्टोमर पदार्थ मतलब जब तक वो रहेंगे तब तक वो इलास्टिक रहेंगे, और जैसे इलास्टिक लिमिट खत्म वैसे ही टूट गए, जैसे इलास्टिक लिमिट खत्म वैसे ही टूट गए। रबड़ जब तक वो उसको खींचते रहेंगे तब तक वो खींचता रहेगा, और जैसे उसकी इलास्टिक लिमिट खत्म होगी वैसे ही टूट जाएगा, है कि नहीं। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, इलास्टोमर पदार्थ। क्या कहते हैं, इलास्टोमर पदार्थ। लिखो, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ और इलास्टोमर, सॉरी, इलास्टोमर मटेरियल्स। ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में इलास्टोमर ही कहते हैं, इलास्टोमर पदार्थ के लिए प्रतिबल। आप लोग खुद से सोचिए कैसा होगा, मतलब इसकी जो इलास्टिक लिमिट होगी वही इसका ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगी। ठीक है, वक्र, समझ पा रहे हैं, इसका बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, या इधर चलेगा हमारा स्ट्रेस, इधर चलेगा हमारा स्ट्रेन। ठीक है, हमारा एक्स एक्सिस, हमारा वाई एक्सिस। अब मैंने बोला इलास्टोमर पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो उतने ही, जिनके अंदर जितना टेंशन डालो, ठीक है, उतना उनके अंदर इलास्टिसिटी होता है, वो फैलते जाते हैं, उनकी विकृति बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे इलास्टिक लिमिट आई, जैसे इलास्टिक लिमिट आई वैसे क्या आ जाता है, तुरंत फ्रैक्चर पॉइंट। जैसे इलास्टिक लिमिट आई वैसे तुरंत फ्रैक्चर पॉइंट, मतलब ये देखो ऐसे बनता है ग्राफ। अगर यहाँ तक उनका पॉइंट बी है, ठीक है, ये इलास्टिक लिमिट है उनका, ठीक है, ये इनका लोअर यील्डिंग पॉइंट है, बस इसके बी के तुरंत बाद क्या जाता है, बी के तुरंत मतलब इतना कि बी और ई एक ही पॉइंट ही होते हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट को हम दो पॉइंट में दिखाएंगे, ये जो इनका बी होता है वही ई भी होता है। क्लियर? ऐसे क्या कहते हैं, इलास्टोमर पदार्थ। ठीक है, और यही हमारा बी क्या है, हमारा है इलास्टिक लिमिट, कि जब तक उनके अंदर इलास्टिसिटी है, ठीक है, जब तक वो अपने इलास्टिक लिमिट तक नहीं पहुंचते तब तक वो फैलते जाएंगे जैसे रबड़ होता है। ठीक है, रबड़ को आप क्या करिए, जो मिठाई के डिब्बे वाला रबड़ होता है उसको लीजिए, उसको खींचते जाइए, वो फैलता जाएगा, अपनी इलास्टिक लिमिट तक फैलेगा, और आपने और दूसरा बल लिया तो टूट जाएगा। ठीक है, आपने और बल लिया तो टूट जाएगा, क्या कहते हैं उसको, इलास्टोमर पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ
ऐसे पदार्थ जो अपनी प्रत्यास्थता सीमा के बाद टूट जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल रबर। ठीक है। और ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं दिखाते हैं। इनके बारे में एक और एक्साइटिंग बात यह है कि दे डोंट पजेस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब इनके अंदर प्लास्टिक का गुण ही नहीं होता। जब तक फैलेंगे तब तक इलास्टिकली फैलेंगे, और नहीं तो टूट जाएंगे। ठीक है। ये होता है हमारा ब्रिटल मटेरियल। ठीक है। अच्छा, ब्रिटल मटेरियल का आप लोग एग्जांपल देंगे? ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल देंगे आप लोग कि नहीं? जैसे कांच। ठीक है। ब्रिटल मटेरियल के एग्जांपल क्या है? ग्लास। ठीक है। ग्लास में थोड़ा सा टेंशन दो, थोड़ा तो सह जाता है। मतलब हल्का फुल्का टेंशन सह जाता है, लेकिन थोड़ा सा और टेंशन दे दो तुरंत उसमें से क्रैक आ जाता है, टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है कि नहीं? और भी है, जैसे कास्ट आयरन होता है। ठीक है, जिसको ढलवा लोहा कहते हैं। वो भी बहुत हार्ड होता है, तुरंत टूट जाता है। और बाकी ये सब कैसे बताए थे? ये सब मैंने बताया था इलास्टिक मटेरियल, टेंसाइल मटेरियल। ठीक है। इसका बताया था मैंने टेंसाइल मटेरियल का। अच्छा, एक बात आपको और बतानी चाहिए मुझे रीजन्स के बारे में। ठीक है। रीजन्स कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। हाँ, यहाँ पे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ रीजन्स के बारे में। ठीक है। कि हमारे ग्राफ में जो हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में जो रीजन्स आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा। ठीक है। रीजन्स यानी क्षेत्र। देखो, कलर चेंज करके आते हैं हम ग्रीन पे। ये तुम्हारा येलो। ठीक है। कितने सारे रीजन्स होते हैं? सबसे पहले ग्राफ में आ गया हमारा, यहाँ रहा। ओ से लेके बी तक, ओ से बी ले तक बी क्या कहते हैं उसको? इलास्टिक रीजन। यानी हमारा जो मटेरियल होता है ओ से लेके बी तक पूरी प्रत्यास्थता का गुण दिखाता है। ओ से लेके बी तक, ए तक हमारा ए प्रोपोर्शनल लिमिट यानी यहाँ तक हुक के नियम का पालन करता है। और ओ से लेके बी तक पूरा जो होता है इलास्टिक रीजन कहते हैं। ठीक है। तो ओ से बी तक इसको कहते हैं इलास्टिक रीजन। ठीक है। क्या कहेंगे? इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन यानी प्रत्यास्थता क्षेत्र। प्रत्यास्थता क्षेत्र। इसके भीतर क्या होता है? वस्तु प्रत्यास्थ रहती है। मतलब उसके अंदर जितना भी डिफॉर्मेशन होगा वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर कर लेगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? ओ से बी आ गया। और फिर बी से लेके सी तक कौन सा रीजन होता है? सॉरी, कहाँ गया इधर? बी से लेके सी तक कौन सा रीजन होता है? इसे कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। सॉरी, इलास्टोप्लास्टिक रीजन। बी से सी तक इलास्टोप्लास्टिक रीजन। बी से सी तक क्या होता है? इलास्टोप्लास्टिक रीजन। ठीक है। यानी इसको कहते हैं प्रत्यास्थ सुघट्य क्षेत्र। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें क्या होता है? वस्तु जो होता है न तो पूर्णतः न ही इलास्टिक होता है। दोनों का थोड़ा थोड़ा गुण होता है उसका। ठीक है। अच्छा, अब बी से सी के बाद क्या आता है? सी से डी। इसे कहते हैं प्लास्टिक रीजन।
यानी प्लास्टिक क्षेत्र। और इसमें क्या होता है, वस्तु के अंदर, वस्तु में सुघट्यता यानी प्लास्टिसिटी का गुण होता है। मतलब जिस, उसको एक बार डिफॉर्म करो, उसका एक बार आकृति चेंज कर दो, फिर बल हटाओ तो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, ठीक है। सुघट्यता का गुण होता है। क्लियर। तो हमारे रीजन्स होते हैं ग्राफ में, जीरो से बी, बी से सी, सी से डी। अच्छा, डी के बाद क्या होता है, डी से ई तक जो रीजन होता है, ध्यान से देखो, जो डी से ई, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, डी के बाद तुरंत ई आ जाता है, डी यानी हमारी लिमिट आ गई, डी के बाद तुरंत ई आ जाता है। तो हम डी से ई तक के जो छोटा सा रीजन होता है उसमें क्या होता है, उसको फ्रैक्चर रीजन कहते हैं, मतलब वहां पे कभी भी वस्तु टूट सकती है, ठीक है। तो डी के बाद तुरंत ई जाता है, वहां पे कोई रीजन नहीं बनता, वहां पे बहुत हल्का सा जगह होता है, डी के बाद तुरंत ई आ जाता है। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के बारे में, ठीक है। अब कल हम क्या पढ़ेंगे, मैंने शुरू में बताया था कल हम क्या पढ़ने वाले हैं। कल हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कल पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोग रेडी रहेंगे। और मैंने यह बताया था कि सोम और मॉस में आपको दोबारा से मिलेगा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, तो जब वहां पे पढ़े तो वहां पे ये सब याद रखे पढ़े, ठीक है। वहां पे माइल्ड स्टील आपको बनाना होगा, तो ये सब बिल्कुल अच्छे से याद करके पढ़ जाए, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, अगर समझ में आ गया तो सभी लोग एक बार लाइक करके जाएंगे और शेयर भी कर देंगे, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके उसको शेयर कर सकेंगे, ठीक है। मैंने कोर्स के बारे में बता दिया कि तुम्हारा फास्ट ट्रैक कोर्स है, आप वो एप्लीकेशन से 499 में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, और जब बेनिफिट मिलेगा वो तो आपको तब पता चलेगा ही। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा, ठीक है। लाइक करके जाइएगा, और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। एवरीवन हैव अ नाइस डे।